हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है देखिए जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए अध्याय है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछले अध्याय में देखिए हम पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत, साथ ही में मुगल काल पढ़ चुके हैं। एक लंबे समय अंतराल की बात की जाए तो उसमें देखिए बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो परिवर्तन होते हैं वो हर जगह समान नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं। अलग अलग किस्म के देखिए जो समाज थे अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए, वही यहाँ पर आपको जानना है कि कैसे समाज कैसे अलग अलग तरीके से विकसित हुए। साथ ही में जो समाज था वो वर्णों में पहले ही विभाजित किया जा चुका था, जैसे ब्राह्मण, छोटे लोग, बड़े लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, इनका जो समाज था वो पहले ही विभक्त किया जा चुका था। ब्राह्मण जो होते थे उनको बड़े बड़े राजाओं के जो राजा थे उनको स्वीकार करते थे, साथ ही में उनको दान और उपहार भी दिया करते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से बड़े शहरों से परे जनजाति समाज। जातियों की देखिए बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो माने जाते थे ब्राह्मणों को माना जाता था। वही विभिन्न प्रकार के नियम बनाते थे, कर्मकांड बनाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो इनके नियमों और कानूनों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे कि जैसे अलग अलग वर्ग होते हैं तो वैसे वो विभाजित नहीं होते थे, वो एक ही साथ रहते थे। तो इन लोगों को अक्सर क्या कहा जाता था, देखिए जनजातियाँ कहा जाता था। अभी भी विभिन्न तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनमें देखिए कोई भी भेदभाव वो लोग नहीं करते हैं, ना ही वो किसी के नियम को मानते हैं। वो लोग अपने आप में ही रहते हैं, अपनी ही सारी चीज़ें मानते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती हैं। कुछ दूसरी जनजातियां लोग शिकारी या संग्राहक भी होती हैं। तो देखिए जनजातियों से संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि जो जनजातियां होती हैं वो केवल नातेदारी से जुड़े होती हैं। वो छोटा बड़ा नहीं मानती कि छोटा है, ये बड़ा है, अमीर है, गरीब है। वो सभी एक दूसरे को एक समान मानती हैं। उनका जीविकोपार्जन भी देखिए अलग अलग होता है। कुछ खेती करते हैं, कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जैसे बकरियों का पालन करते हैं, कुछ लोग शिकारी संग्राहक होते हैं। तो अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग होती हैं। कुछ पशुपालक भी होती हैं। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे कुछ लोग कृषि करने लगे, कुछ लोग पशुपालक, तो सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, क्योंकि एक ही निवास स्थान पर जहाँ पर वो लोग रहते हैं, अलग अलग जनजातियाँ अलग अलग जगह पर रहती हैं। तो जहाँ पर वो लोग रहते हैं तो सभी प्राकृतिक संसाधनों का एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे, तो जिससे सभी को देखिए उससे फ़ायदा होगा। कुछ जनजातियाँ खाना बदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खाना बदोश मतलब एक जगह स्थिर ना रहना, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहना। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनका बंटवारा करते थे। नेक्स्ट देखिए, इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली और फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। तो इनकी देखिए जो संस्कृति, कौन सी संस्कृति थी? अलहदा संस्कृति। बहुत सारे ऐसे जो लोग होते थे जो जाति को मानते थे, जाति विभाजन के जाति के आधार पर विभाजन करते थे, उनसे भी इनका टकराव होता था, क्योंकि वो लोग देखिए अलग टाइप के होते हैं। जनजातियाँ जो होती हैं इनका किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना ही ये कोई भेदभाव करते हैं, तो उनसे भी इनका टकराव होता था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जाति को बरकरार रखा, अपनी संस्कृति को बरकरार रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय लोग थे कौन? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ते तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो देखिए पहले के टाइम की बात है, इनका भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिला, जिसके कारण पूरी जानकारी इनकी नहीं मिल पाई है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। तो देखिए अलग अलग जो जनजातियां अलग अलग जगह पर बदलती रहती हैं। कुछ ऐसी भी जनजातियां होती हैं, जैसे खाना बदोश आपने पढ़ा कि वो एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती हैं।
कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण रहता है। मतलब ये लोग इकट्ठे झुंड में रहते हैं, तो जो शक्तिशाली मतलब ज़्यादा उनकी शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ मतलब वो लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग होते हैं उनके झुंड में, तो उनका बड़े इलाके पर मतलब जितना इलाके पर वो लोग नियंत्रण करना चाहें बड़े इलाके पर नियंत्रण कर लेते हैं। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। जैसे आपने कई सारे राज्य भी पढ़े कि कुछ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, वैसे जनजातियाँ भी होती हैं कि कुछ ज़्यादा जो शक्तिशाली हो गई बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में पंजाब की खोखर जनजाति बताई गई है। याद रखिएगा खोखर जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो पंजाब से है। 13वीं से 14वीं सदी के दौरान ये बहुत ही प्रभावशाली रहा। साथ ही में यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। खोखर जनजाति के बाद पंजाब में ही देखिए गख्खर जनजाति आई, वो भी महत्वपूर्ण बनी। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। यहाँ पर देखिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो देखिए लंगा और अरघुन भी एक प्रकार की जनजातियाँ थी, इनका भी क्षेत्र विस्तृत था, लेकिन मुल्तान और मुगलों ने इनको अपने अधीन कर लिया। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। याद रखिएगा बलोच जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो उत्तर और पश्चिम से। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लाइनें, सभी एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। गडरिया जनजाति देखिए जो थी पश्चिमी हिमालय में थी। दोहरा दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी थी, नागा जनजाति थी। साथ ही में अहोम और कई दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व भी था उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। यहाँ पर देखिए मैप में भी दिखाया गया है, ये उत्तर और पूर्वी इलाका है। अहोम, नागा, खासी, यहाँ पर देखिए अलग अलग जनजातियाँ हैं, यहाँ पर इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। तो देखिए अलग अलग जनजातियां अलग अलग टाइम पर आती रहीं, और जो ये राजा होते थे, मुगल होते थे और अकबर ये जो राजा होते थे उनको पराजित करते थे। तो ऐसे ही देखिए ये जो बिहार के झारखंड इलाकों में कौन सी चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ, और इसको अकबर के सेनापति मान सिंह ने इन पर हमला किया और उन्हें परास्त कर दिया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया। तो ये जो बड़े बड़े राजा होते थे, औरंगजेब, अकबर, मगध साम्राज्य, तो ये अलग अलग जो राजा होते थे ये लोग उनको हराते थे, उनका धन दौलत लूटते थे और उसको अपने अधीनस्थ करते थे, लेकिन कुछ लोगों को कर भी नहीं पाते थे। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। मैप में देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। ये देखिए यहाँ पर ये मुंडा और ये संताल यहाँ पर दिखाई गई है। कहाँ पर देखिए रहते थे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में ये लोग मिलते थे, मुंडा और संताल, याद रखिएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ ये यहाँ पर हैं। बेराद, काटकारी, कोली, भील जनजाति, करोगा कहाँ पर है, देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट कुछ और दक्षिण में करोगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ बताई गई हैं। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। भील जनजाति जो थी उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी थे जो खेतिहर और जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों की कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। कई सारे कुल ऐसे भी बचे रहे जो शिकारी संग्राहक के बने रहे। कुछ ऐसे भी हुए जो खेतिहर बन गए, जमींदार बन गए। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हैं। तो याद रखिएगा गोंड लोग कहाँ पर फैले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश देखिए मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, कोई इनका निश्चित निवास स्थान नहीं था। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों और सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे
सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। तो देखिए जो खानाबदोश लोग थे ये अकेले ही नहीं बल्कि इनके साथ कुछ जानवर भी होते थे जो इनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। उनके बालों से जैसे कुछ बनाते थे और जो पशुपालक जैसे उनके दूध घी से उनको भी चीज़ें मिलती थी और ये लोग इससे विनिमय भी करते थे। खाने पीने की चीज़ें जहाँ पर जाते वहाँ के जमींदारों से लेते और पशुओं का जो होता था वो उनको देते थे। ऐसे विनिमय भी करते थे। साथ ही में ये लोग जानवरों से सामानों की ढुलाई भी करवाते थे, मतलब जानवर सामान ढोते थे और उसके बदले में इन्हें भी कुछ मिलता था। नेक्स्ट देखिए बंजारा लोग। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। इंपॉर्टेंट लाइन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अपने संस्मरणों में कि बंजारे जो होते थे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। मुगल खाद्य मतलब ये हुआ कि अनाज जो होता था गेहूँ चावल उसको अपने बैलों में भरकर वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। अनाजों की क्या करते थे, ढुलाई करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। तो कितने देखिए यहाँ पर बैलों के द्वारा अनाज ढोया जाता था। कौन ढोते थे? बंजारा लोग जो होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी देखिए कहा है कि बंजारों का ही इस्तेमाल करते थे वो अनाज ढुलाई के लिए। ऐसे ही जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारों का उपयोग किया जाता था। कई पशुचारी जनजातियां देखिए ऐसी भी होती थी जो मवेशियों को, घोड़ों को जैसे जानवरों को पालने पोसने का और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। मतलब विभिन्न मवेशियों, घोड़ों को का पालन पोषण करती, उनको हृष्ट पुष्ट करती, खिलाती पिलाती और उसके बाद उनको जो बड़े लोग होते थे, संपन्न लोग होते थे, उनको बेच देती थी। तो ये भी देखिए उनकी आय का साधन था। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गाँव से दूसरे गाँव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। तो छोटे मोटे भी कुछ देखिए फेरी वाले होते थे, वो भी अपने काम करते थे, छोटे छोटे काम करते और उसको एक गाँव से जाकर दूसरे गाँव में बेचा करते थे। कभी कभी देखिए कुछ भिक्षुक लोग भी होते थे जो घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। मतलब जो भिक्षुक होते हैं, भिक्षा मांगने वाले, वो घूम घूम कर इधर उधर लोगों से चीज़ें मांगते थे और सौदागरों का भी बेचते थे, उसका काम करते थे। नर्तकों और गायकों, अन्य तमाशे बीनों की भी जातियाँ थीं जो विभिन्न नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। जैसे देखिए ईवीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कालबेलिया जनजाति थी। सांपों, उनका काम होता है कि सांपों को नचाना। वो लोग उसके विष को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद उसको नचाते हैं। मतलब तमाशे बीन वाले होते हैं। साथ ही में बहुत सारे तमाशे वाले भी होते हैं, जैसे वो तरह तरह का डांस दिखाते हैं। गायक होते हैं, नर्तक होते हैं। साथ ही में आपने वो बंदर नचाने वालों को देखा होगा। ये सभी तमाशे बीन होते हैं। तो ये भी देखिए एक प्रकार का कमाई का ही साधन होता है। यहाँ पर देखिए एक कांस्य की बनी मगरमच्छ दिखाया गया है। कोंड जनजाति का है ये। कोंड जनजाति का संबंध उड़ीसा से है, याद रखिएगा। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। धीरे धीरे समाज बदला। कौन कौन सी देखिए नई जातियों और श्रेणियों का उद्भव हुआ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामूहिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त लिपियां, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। तो देखिए पहले क्या होता था कि लोगों को वर्णों के आधार पर बांटा जाता था। मतलब जिसका जो कार्य होता था उसी के आधार पर उनकी जाति बनाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जातियों का विकास हुआ, नई नई जातियाँ सामने आईं और जैसे देखिए सुनार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, राजमिस्त्री हो गए, इनको भी जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। और जो वर्ण के बजाय जाति यहाँ पर समाज के संगठन का आधार बनी। पहले वर्ण होता था लेकिन अब क्या बन गई? जाति बन गई। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के लगभग ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। 11वीं और 12वीं सदी के आते आते देखिए क्षत्रियों के बीच में नए राजपूतों, गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। मतलब काफ़ी बढ़ गई। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में भी आते थे और बाद के कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया।
तो देखिए जैसे शासकों के रूप में इन राजपूतों के गोत्रों का धीरे धीरे उदय हुआ, इसी का उदाहरण को लेकर जनजातीय लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। साथ ही में धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं। मतलब ये जो जनजातियां होती थी ये भी धीरे धीरे जाति व्यवस्था का हिस्सा बनती गईं। लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। तो यहाँ पर देखिए जनजातियों की बात की गई है कि बहुसंख्या मतलब ज़्यादा की आबादी में ये लोग छोटी जातियों में ही जगह बना पाए, बड़ी जातियों में जगह नहीं बना पाए जो जनजातियाँ होती थी। साथ ही में दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। गैर बराबरी मतलब सभी को समान ना मानना, तो इस सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। और पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद के जो प्रभुत्व संपन्नशाली जो जनजाति थी उसने पहले ही किसको अपना लिया था, देखिए इस्लाम धर्म को अपना लिया। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। तो यहाँ पर देखिए नज़दीक से एक नज़र दो जनजातियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। एक तो आपकी गोंड हो गई और दूसरा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अहोम जनजाति के बारे में। तो देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, वे स्थानांतरी कृषि अर्थात वह जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा जिसको लिखा था अबुल फजल ने, में क्या उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। देखिए कितना बड़ा ये राज्य इन्होंने बना लिया था। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य कितना बड़ा बना लिया था। कितने गांव थे? कुल 70,000 गांव थे। तो देखिए गोंड से संबंधित है ये कुछ पॉइंट्स हैं। जिससे जैसे दिल्ली सल्तनत की ताकत घटती गई, मतलब उसका समापन होने लगा, वैसे वैसे जो गोंड लोग थे, छोटे छोटे गोंड लोग, बड़े बड़े गोंड लोग, वो लोग सरदारों पर हावी होने लगे और अपना राज्य स्थापित करने लगे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। तो देखिए जो गढ़ होता था 84 गांव इसमें होते थे। एक गढ़ में 84 गांव और अलग अलग गांवों में अलग अलग लोग होते थे, मतलब अलग अलग लोगों का शासन होता था। साथ ही में इन्हें देखिए 84 भी कहा जाता था। लेकिन एक यहाँ पर शब्द और है, देखिए बरहोतो। इन्हीं 84 का उप विभाजन फिर से किया जाता था बरहोतों में जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। नेक्स्ट देखिए इसी में बड़े राज्यों के उदय में गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनकी मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। तो ब्राह्मण लोग, गोंड जो राजा होते थे वो भी ब्राह्मण लोगों को अनुदान में भूमि देते थे, जिसके कारण क्या होता था कि जो ब्राह्मण लोग होते थे और अधिक शक्तिशाली बनते चले गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो देखिए धीरे धीरे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता गया, अब ये राजपूत बनना चाहें, अब इन्हें लगा कि अब ये लोग राजपूत की मान्यता इनको मिल जाए। तो गढ़ कटंगा देखिए 70,000 गाँव थे, इसमें काफ़ी बड़ा राज्य था ये। तो यहाँ के जो गोंड राजा अमन दास थे उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत तथा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। यहाँ पर देखिए गोंडों के शासन की बात की गई है कि गोंड राजा जो गढ़ कटंगे के गोंड राजा थे अमन दास थे। अमन दास के बाद इनके पुत्र आए दलपत की मृत्यु जल्दी ही हो गई, तो उनके स्थान पर देखिए उनकी पत्नी आई रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी बहुत ही योग्य शासिका थी। साथ ही में इन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। तो देखिए ऐसा होता था कि जो पुत्र होते थे भले छोटे हों लेकिन शासक वही होते थे, लेकिन कमान कोई दूसरा संभालता था। जैसे यहाँ पर वीर नारायण की कमान उनकी माँ रानी दुर्गावती ने संभाली जो दलपत की पत्नी थी। उस समय के राजा और उनका और अधिक विस्तार हुआ। उस समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ क्योंकि दुर्गावती बहुत ही योग्य थी, इसलिए राज्य का अधिक विस्तार तो होना ही था। 1565 में
आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो देखिए अच्छे से रानी दुर्गावती ने इनका सामना तो किया, लेकिन फिर भी होती है कुछ, तो उनका हार हो गई और उन्होंने समर्पण करने की बजाय, मतलब समर्पण नहीं किया बल्कि मर जाना बेहतर समझा, और उनके तुरंत बाद ही उनका पुत्र भी मारा गया। ये थी देखिए गढ़ कटंगा की कहानी। साथ ही में भी इसकी और भी कहानी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। देखिए नेक्स्ट है अहोम जनजाति। अहोम जनजाति की बात की जाए तो अहोम लोग जो थे मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में यहाँ बसे थे। कहाँ से आए थे ये लोग? देखिए म्यांमार से आए थे, 13वीं सदी में आए थे और कहाँ बस गए थे? ब्रह्मपुत्र घाटी में। उन्होंने भुइया, भुइया का मतलब क्या होता है? भूस्वामी। लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कुछ हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। तो देखिए अहोमों से संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया। साथ ही में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल तो किया ही, 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूदों और तोपों का निर्माण करने में सक्षम भी हो गए। तो देखिए जो अहोम जनजाति थी इन्होंने काफ़ी कार्य किया, आग्नेय शास्त्र चलाए, साथ ही में बारूद तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए थे। और इन्होंने कई सारी जनजातियों को अपने अधीन भी कर लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अहोम लोगों का दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो देखिए लेकिन अहोमों पर भी कई सारे आक्रमण होते रहे, जैसे दक्षिण पश्चिम का मुगलों ने इन पर आक्रमण किया और मुगलों की तरफ से मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। मुगल जीत गए, नियंत्रण भी वहाँ पर पा गए, लेकिन ज़्यादा समय तक वहाँ पर नियंत्रण ये नहीं कर पाए। ये देखिए यहाँ पर भारत का इधर वाला हिस्सा दिखाया गया है, उत्तर और पूर्वी हिस्सा है ये। यहाँ पर विभिन्न जनजातियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, नागा जनजाति, यहाँ पर देखिए विभिन्न जनजातियों का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए अहोम राज्य के बारे में। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोगों से जबरन काम करवाया जाता था अहोम राज्य में, क्या कहलाते थे? वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गाँव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, मतलब जबरन काम कराने वाले भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। अहोम समाज जो था देखिए कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। याद रखिएगा, वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपना ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो देखिए किसानों को जो ज़मीन इसमें दी जाती थी समुदाय की सहमति से, और इसमें राजा का कोई हक नहीं होता था कि वो उनकी ज़मीन छीन ले। मतलब जब समुदाय की सहमति होगी तभी वो उस ज़मीन को ले पाएगा। विभिन्न जो कुल होते थे उनको खेल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अपना तो लिया था देखिए हिंदू धर्म को, लेकिन जो उनकी आस्थाएं थी वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। अहोम समाज की बात की जाए तो अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों का अनुदान से जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया है। तो याद रखिएगा, बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति है, तो पहले इसका किस में लिखा गया? अहोम भाषा में, उसके बाद असमिया भाषा में लिखा गया। साथ ही में देखिए काफ़ी अच्छा समाज था। कवियों एवं विद्वानों को इसमें अनुदान भी के रूप में ज़मीन दी जाती थी। नाट्यकर्म जो होते हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाता था। विभिन्न कृतियाँ जो होती हैं संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियाँ, उनका भी अनुवाद कराया जाता था स्थानीय भाषा में, ताकि सभी लोग उसको पढ़ सकें। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में आपने विभिन्न जनजातियों के बारे में पढ़ा, खाना बदोश के बारे में पढ़ा, एक जगह में जैसे समुदाय रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ये चैप्टर आपका यहीं से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे।
जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।